नेहा के मोटे ससुराल वाले रिश्ता पक्का करके जा रहे होते हैं कि तभी वहां निशा आती है और उन्हें जाते हुए देख सीधा नेहा के कमरे में जाती है। अरे यार, ये जो भैंस जैसे लोग तेरे घर आए थे, क्या तो इन्हीं के घर में जाएगी? अंकल आंटी को सोच समझ कर तेरा रिश्ता पक्का करना चाहिए था। तेरी सास, ननंद, पति सब कितने मोटे हैं। तो परेशान हो जाएगी वहाँ खाना बना बना कर। और एक मेरे होने वाले ससुराल वाले हैं जो मेरे जैसे ही पतले हैं, बेचारे कितना ही खा लेंगे। निशा, अब तो रिश्ता पक्का हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तो मेरी ससुराल वालों का मजाक बनाना बंद कर। निशा को मजाक उड़ाता देख नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो चाहकर भी रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाती। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और नेहा शादी करके मोटे ससुराल में चली जाती है और निशा पतले लोगों वाले ससुराल में। और आज दोनों की पहली रसोई थी। इतना छोटा सा ससुराल है मेरा और सब कितने पतले हैं यहाँ, क्या ही खाना खाते होंगे। सबके लिए 3 रोटी काफी रहेंगी और साथ में चावल भी तो है और ये हलवा भी है। आज निशा की पहली रसोई थी क्योंकि उसके ससुराल वाले पतले थे, इसलिए वो खाना भी कम बनाती है। पर जब ससुराल वाले खाने को बैठते हैं तो खाना कम पड़ जाता है। माँ, मेरी बीवी ने इतना अच्छा खाना बनाया है कि मेरा पेट ही नहीं भरा। निशा, थोड़ा सा और खाना बना ही दो तुम। आप लोगों को मेरे हाथ का खाना इतना अच्छा लगा कि आपने सारा खाना ही खत्म कर दिया। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं अभी आप लोगों के लिए फिर से खाना बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर निशा दोबारा से खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और खाना बनाकर लाती है, पहले जितना ही। तब कहीं जाकर उसके ससुराल वालों का पेट भरता है। वहीं गरीब नेहा भी अपनी पहली रसोई करती है, जहां वो खाने में कचौड़ी, पूरी, पराठे बनाती है और सभी को ज्यादा खाना परोसती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? खाना कम कर दे, इंसान ही हैं हम, और वैसे भी हम इतने मोटे हैं, अगर इतने ज्यादा तेल वाली चीज खाएंगे तो फट जाएंगे और हम इतना सारा खाते भी नहीं है। हाँ भाभी, हमारे घर में कोई भी तेल वाली चीज नहीं खाता और आपने बहुत सारा खाना बना लिया है। कल से थोड़ा कम खाना बनाना आप। पर मैंने तो हर सदस्य के हिसाब से खाना बनाया था, पर आप लोग कह रहे हैं तो कल से साधारण खाना बनाऊंगी और आज के अकॉर्डिंग कम खाना बनाऊंगी। पर आज तुमने पहली बार खाना बनाया है तो हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए। इस तरह अमित और उसके घर वाले नेहा के हाथ का बना खाना खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं। इस तरह दोनों सहेलियों को पहली रसोई बहुत अच्छी जाती है और अगले दिन जब रात को निशा फिर से खाना बनाती है तो वो कल का हिसाब रखकर खाना बनाती है। आज मैंने नान भटूरे और फ्राइड राइस बनाए हैं और कल की मात्रा में आज थोड़ा खाना ज्यादा ही है। कहीं ऐसा ना हो कि खाना ही बच जाए। कहीं खाना न बच जाए ये सोचकर निशा घर वालों को ज्यादा खाना देती है और ये देख सब हंसने लगते हैं। भाभी, खाना देने में आप इतनी कंजूसी क्यों करती हो? भला 2 पराठे और 1 नान और इतने से चावल से हमारा क्या होगा? अब जब सामने इतना अच्छा खाना रखा है तो इंसान की भूख बढ़ेगी ना कि कम होगी। माफ करना, मुझे लगा कहीं खाना ज्यादा ना हो जाए, इसलिए इतना ही दिया। वैसे और खाना रखा है, आप लोग खाना शुरू कीजिए। निशा के कहने पर उसके ससुराल वाले खाना शुरू करते हैं और उसकी नजरों के सामने ही कुछ ही देर में सारा खाना चट कर जाते हैं। फिर निशा उन्हें और खाना देती है और वो लोग खाते जाते हैं। उनके खाने के 2 राउंड और होते हैं और देखते ही देखते वो लोग सारा खाना खा जाते हैं और निशा के लिए खाना ही नहीं बचता। ये देख निशा हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये लोग कितना खाना खाते हैं, आखिर इनका खाना जाता कहाँ है? देखने में तो सूखी लकड़ी है और खाने में हैवान। निशा दूसरे ही दिन अपने ससुराल वालों का खाना देख परेशान हो जाती है, तो वहीं नेहा काफी हैरान होती है क्योंकि आज उसने पहले से भी कम खाना बनाया था और वो खाना भी बच जाता है। बस नेहा, मैं 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। और भाभी, मैं तो चावल या रोटी में से कुछ एक ही खा सकती हूँ। कल से आप अगर चावल बनाओगे तो रोटी मत बनाना और अगर रोटी बनाओगी तो चावल मत बनाना। मेरी ससुराल वाले बस गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, खाना तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। जहां नेहा खुश थी तो वहीं निशा अपने ससुराल वालों से परेशान। समय यूं ही गुजरता है और निशा के घर वाले उससे बार खाना बनवाते हैं। ऐसे ही एक दिन निशा घर के बड़े बर्तन निकाल कर खाना भरकर बनाती है और वो लोग एक टाइम में ही सारा खाना खत्म कर देते हैं। बहू, इतने दिन में आज पहली बार तुमने हिसाब से खाना बनाया है। न खाना बचा और न ही कम पड़ा। वैसे खाने के बाद अगर कुछ मीठा हो जाए तो मजा आ जाए। माँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। निशा, थोड़ी सी अब खीर बना दो, खीर खाने की इच्छा हो रही है। निशा अपने घर वालों के सामने कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से में खीर बनाने जाती है और एक बड़ा पतीला भरकर खीर बनाती है और उन्हें खिलाती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ निशा की भी परेशानी बढ़ने लगती है। मामी, आज ना चाइनीज पराठे बनाओ, बड़ा मन है खाने का।
काजल, इतना भी मत खाओ, ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अभी मैंने आप लोगों को फ्राइड राइस खिलाई थी और इससे पहले आप लोगों ने पोहे खाए थे। मैं थक जाती हूँ खाना बना बनाकर। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का खाना जाता कहाँ है। बहू, हम सिर्फ देखने के लिए ही पतले हैं पर खाते ज्यादा हैं, और अगर हम पतले लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम कुपोषित दिखने लगेंगे। और तू है कि हमारे खाने पर नजर लगा रही है। वैसे ही हम मोटे नहीं हो पा रहे, तुम जैसे लोगों की नजर लगकर हम सूख गए हैं। इनसे तो बात करना ही बेकार है। मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर पतले लोग इतना खाना खाते हैं और मैं अपने ससुराल में इतनी परेशान हूँ तो बेचारी मेरी दोस्त का क्या हल होगा। उसकी ससुराल में तो सब मोटे हैं। एक बार उससे फोन करके बात करती हूँ। खुद की परेशानी देख निशा अपने कमरे में जाती है और बैठकर अपनी दोस्त को फोन करती है और उससे उसके हाल समाचार पूछती है। कैसी है तू नेहा? तू तो बहुत परेशान होगी ना। मेरी ससुराल वाले इतने दुबले पतले हैं पर फिर भी 10 लोगों का खाना अकेले खा जाते हैं, और तेरे ससुराल वाले तो पूरे दिन चढ़ते रहते होंगे। तू तो मुझसे भी ज्यादा परेशान होगी। किसने कहा तुझे कि मैं परेशान हूँ? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। भले ही मेरे ससुराल वाले गुब्बारे जैसे फूले हैं, पर खाना तो वो 10 साल के बच्चे की तरह खाते हैं और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। और मेरी ननद तो हर वक्त घर के कामों में मेरी मदद करती है। ऐसे कैसे हो सकता है? जब पतले इंसान इतना खाते हैं तो मोटा इंसान तो हर वक्त खाता रहता होगा। हो ना हो ये झूठ बोल रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। निशा नेहा से बात करके फोन रख देती है और अपने पति से झूठ कहती है। सुनिए जी, मेरी दोस्त नेहा मुझे बुला रही थी। जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों एक बार भी नहीं मिल पाए। 2 दिन के लिए चलते हैं ना उसके घर। अरे दूसरों के घर खाने में शर्म आती है, पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त है तो भरपेट खाना दे ही देगी। चलते हैं, वैसे भी 2 ही दिन की तो बात है। निशा गौरव को मना लेती है और अपनी दोस्त से मिलने के बहाने उसके घर जाती है और जाते गौरव को अमित के पास बाहर वाले कमरे में बिठाकर सीधा रसोई में चली जाती है, जहां वो देखती है कि नेहा अपने ससुराल वालों के लिए सिर्फ 2-2 रोटियां बना रही है तो वहीं उसकी नंद सब्जी काट रही है। नेहा, तुमने सिर्फ एक इंसान के लिए खाना बनाया है। अगर खाना कम पड़ गया तो क्या बार बार खाना बनाओगी? नहीं भाभी, हम लोग इतना ही खाते हैं, ये भी ज्यादा है क्योंकि आप लोग आए हैं। थोड़ी देर में खाना बनाकर नेहा बाहर वाले कमरे में ले जाती है और निशा नेहा के ससुराल वालों को इतना कम खाता देख हैरान हो जाती है। तो वहीं गौरव नेहा के घर जाकर भी पेट भरकर खाना खाता है और खाना कम पड़ने पर निशा अकेली नेहा के पास जाकर उससे कहती है, नेहा, मेरे ससुराल वाले दिखते पतले हैं पर खाते बहुत हैं। जितना खाना तुम सबने मिलकर खाया है इसका दुगना खाना मेरे पति खा जाते हैं। उनका पेट नहीं भरा, मुझे माफ कर दी, पर उनके लिए क्या मैं 10 रोटी और बना लूं? हाँ निशा, क्यों नहीं, तू मेरी दोस्त है और इस समय तू मेहमान बनकर आई है, और तू क्यों बनाएगी? खाना मैं ही बना देती हूँ। नेहा फिर से खाना बनाकर निशा को देती है और निशा गुस्से में खाना कमरे में ले जाकर अपने पति को देते हुए कहती है, गौरव, थोड़ी तो शर्म करो और कुछ सीखो। मेरी दोस्त के ससुराल वाले कितने मोटे हैं पर 2 रोटी में उनका पेट भर गया। और देखो खाने के बाद सब कैसे घर के बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं और सुबह उठते ही रनिंग के लिए चले जाते हैं। और एक तुम और तुम्हारा परिवार हर टाइम बैठे बैठे ठूसने को चाहिए होता है। अरे वो मोटे लोग ज्यादा खाएंगे तो फट जाएंगे, पर हम तो पहले से ही कमजोर हैं। अगर ये सब हमने किया तो हम दिखना बंद हो जाएंगे, इसलिए हमारा खाना बहुत जरूरी है। निशा अपने पति को और कुछ समझा पाती तभी उसके पास काजल का फोन आता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि उसकी सास की तबीयत खराब हो गई है तो वो अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास उल्टियां कर रही है और पेट पकड़ कर लेटी है और उसके सामने खाना रखा है। हे प्रभु, क्या हो गया मुझे? किसकी नजर लग गई? मेरे सामने मेरे फेवरेट झाल मूरी रखे हैं और मैं इन्हें खा नहीं पा रही। माँ जी, ऐसी हालत में भी आपको खाने की पड़ी है। ज्यादा खाने की वजह से ही आपकी तबीयत खराब हुई है। आप लोग इस बात को समझ क्यों नहीं लेते? कुछ इंसान का शरीर ही ऐसा होता है कि वो कितना ही क्यों ना खा ले, कभी मोटे नहीं हो सकते। हो ना हो आप लोगों को कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तेरी ही नजर लगी है कलमुही। माँ, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आकर अर्चना का चेकअप करते हैं और हंसते हुए अर्चना और उसके पूरे परिवार से कहते हैं, माताजी, आपके खाने को आपकी बहू की नजर नहीं लगी, बल्कि सच में ओवर ईटिंग की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन इंजेक्शन दे रहा हूँ, ठीक हो जाओगी। और आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, मोटे होने के लिए हर समय खाना जरूरी नहीं है। वैसे भी आप सबको जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपके घर में हर कोई पतला ही रहा है, इसलिए आप लोग भी पतले ही हैं। और अगर मोटा होना है तो खाना खाओ, पर लिमिट से खाओ। एक डाइट प्लान करो, कुछ योगा एक्सरसाइज करो। अगर ऐसे ही जबरदस्ती खाते रहे तो बहुत जल्द भगवान को प्यारे हो जाओगे।
उस दिन डॉक्टर के समझाने पर सबको पूजा की बात समझ आती है और अगले दिन जब सब लोगों के प्लेट भर खाना होता है तो वो लोग अपना खाना खुद कम कर देते हैं। भाभी, मोटे होने के लिए हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। अब से हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। काजल की आवाज सुनकर और अपने ससुराल वालों को कम खाता देख निशा को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो लोग न सिर्फ कम खाना खाते हैं बल्कि समय पर एक्सरसाइज भी करते हैं। और वहीं नेहा के ससुराल वाले भी अब पतले हो चुके। रश्मिका और तारा दोनों सुन लो, ये बाजार हफ्ते में बस एक ही बार लगता है और यहाँ जरूरत का हर सामान मिल जाता है। इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि जो भी चाहिए जल्दी जल्दी जितना हो सके ले लो। तो गाइज, आज मैं आई हूँ अपने शहर के संडे बाजार में और यहाँ सब कुछ बहुत ही चीप प्राइस पर है। यहाँ की औरतें कितनी बदतमीज हैं, धक्के देकर आगे बढ़ रही हैं। बहू, तारा बहू। बोलो माँ जी, आप क्या बोल रही हो? तुझे मना किया था ना कि ये रील कैमरा आज अपने साथ लेकर मत चलना। बहू, हर जगह पर सभी काम नहीं किए जाते हैं। यहाँ ये इतनी भीड़ भड़के वाला बाजार लग रहा है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। यहाँ से तो जल्दी जल्दी सामान लो और घर चलो। माँ जी, आपको तो मेरे हर काम से दिक्कत ही होती है, लेकिन मैं रील जरूर बनाऊंगी। वैसे भी मैं ऐसी सस्ती जगहों से शॉपिंग नहीं करती हूँ। बेटा, इसमें सस्ता महंगा क्या है? माँ जी, आप तारा से मत बोलिए, मैं अकेली ही जाकर जल्दी जल्दी से जरूरत का सामान ले आती हूँ। और वैसे भी ऐसी ही जगहों से शॉपिंग करके बचत की जा सकती है। ठीक है बहू, तू ले आ। गंगा से ऐसे बोलकर रश्मिका भीड़ में घुस गई, जहाँ से वो सामान बटोर कर लाने लगी। अरे वाह, कितना सस्ता सामान है ये। 1 किलो डिटर्जेंट बस 100 रुपए में, एक ले लेती हूँ। अरे वाह, बड़ी वाली साबुन का पैक भी बस 50 रुपए में आ रहा है, एक ये भी ले लेती हूँ। रश्मिका बेटा, चलिए साबुन सर्फ तो ले लिया, देख वहाँ शायद साड़ियों पर सेल है, चल साड़ी देखने चलते हैं। माँ जी, वैसे मुझे अभी साड़ियों की जरूरत तो नहीं, लेकिन चलो जब सस्ती मिल रही है तो फिर ले लेती हूँ। अभी कुछ दिन बाद होने वाली महापूजा में पहन लूंगी। तू बस अपना ही मुंह देखती रहेगी या कुछ खरीदेगी भी? नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं कि मुझे ये सस्ता और ओल्ड फैशन सामान खरीदना पसंद नहीं है। आप ही ले लो, मैं तो कोई ट्रेंडिंग ड्रेस ही लाऊंगी। हाँ, पैसा तो पेड़ पर उग रहा है तेरा। अच्छा ठीक है, मैं ले लेती हूँ, अब ज्यादा मुझे ताने मत मारो। तारा ने गंगा के बोलने पर थोड़ा सामान खरीद लिया, जिसके बाद वो सभी घर आ गई। गंगा की 2 बहुएं थीं, तारा और रश्मिका। तारा उसकी शहरी बहू थी तो वहीं रश्मिका गांव से आई हुई थी। तारा एकदम खर्चीले किस्म की बहू थी, जबकि रश्मिका बेहद हिसाब से चलने वाली थी। आज भी रश्मिका ने हिसाब से शॉपिंग की। माँ जी, ये 1 किलो सर्फ, ये साबुन, शैम्पू भी ले आई, ये खाना बनाने का तेल, ये माँ जी बर्तन सस्ते मिल रहे थे और 2 साड़ी हैं, एक मेरी और एक आपकी। अरे बहू, मेरी साड़ी क्यों ली तूने? अब जब मैं अपने लिए ले रही थी तो आपके लिए कैसे नहीं लेती? तू क्या लाई है तारा बहू? ये साड़ी आप बोले जा रही थी तो मैंने 2 साड़ी ले ली अपने लिए। बाकी ये एक 1 पीस ड्रेस, एक आई शेडो, ये फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर, मतलब पूरा ये मेकअप किट है और थोड़े से हेयर केयर के प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। तू तो यही फिजूल खर्ची ही करना। मैंने तुझसे कितनी बार बोला था कि जरूरत का सामान ले ले, लेकिन तू यही बेकार का सामान ही उठा कर लाई। आपकी दिक्कत क्या है माँ जी? आपको मुझे सामान दिलवाना भी था और वो भी अपनी ही मर्जी से। तारा ऐसे बोलती हुई अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद गंगा रश्मिका से बातें करने लगी। ऐसे ही अगले दिन। सुनिए जी, आज तो आपकी छुट्टी है, मुझे ले चलिए ना मॉल। मॉल क्यों जाना है तारा? अरे अभी कल ही तो तुम माँ के साथ बाजार गई थी, अब मॉल जाने को बोल रही हो? हाँ, मुझे मॉल जाना है और माँ जी बड़ी ही बेकार सी जगह पर मुझे लेकर गई थी। वहाँ मुझे कुछ भी ट्रेंडिंग सामान नहीं मिला। मुझे ले चलिए ना मॉल। मैंने एक रील देखी है, मुझे भी वो रिक्रिएट करनी है। अच्छा बाबा चलो, तुम और तुम्हारी रील, मुझे तो इसी समय बर्बाद करके रख दिया है। मुकुल तारा को मॉल से शॉपिंग करवाने को राजी हो गया। कुछ ही देर में मुकुल और तारा दोनों तैयार होकर नीचे आई। जहां मुकुल, तारा कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, वो तारा को शॉपिंग करनी है तो बस इसे मॉल ही लेकर जा रहा था। फिर से शॉपिंग? तारा बेटा, अभी कल ही तो हम लोग गए थे। क्या माँ जी, सभी को कल कल की रट लगी हुई है। अरे कल का बाजार भी क्या कोई बाजार था? बिल्कुल बेकार की जगह थी वो। मैं तो मॉल से ही सामान लेकर आऊंगी। तारा ऐसे बोलते हुए मॉल ही चली गई। मॉल से ही सामान लाएंगी? मेरे बेटे को इसने बर्बाद कर डाला। माँ जी लीजिए, पानी पी लीजिए। और ज्यादा गुस्सा क्यों करती हैं आप? तारा की आदत तो आप जानती ही हैं। बहू, ये तारा तेरी तरह क्यों नहीं है? एक तरफ तू है सुशील, घर के सारे काम संभाल लेती है, हिसाब से शॉपिंग करती है, और दूसरी तरफ ये तारा है जो हिसाब से चलना जानती ही नहीं है। एक तरफ गंगा ऐसे बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मुकुल, वो बिल्कुल सेम यही ड्रेस है जो वायरल हो रही है, मुझे यही चाहिए, दिलवाओ ना।
मैं तुमसे लेने को मना नहीं कर रहा हूं तारा, लेकिन ये ड्रेस बहुत महंगी है। तुम खुद देखो, बस एक रील के लिए तुम 15,000 की ड्रेस खरीदोगी। हाँ लूंगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तारा तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी जिदों से। ले लो, लेकिन इससे अलग अब कुछ नहीं दिलवाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। तारा ने जिद करके एक रील बनाने के लिए 15,000 की ड्रेस खरीद ली और उसे लेकर वो घर आ गई। ले आई बहू। तारा ने गंगा की बात का भी जवाब नहीं दिया और वो सीधा अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर रील बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ, देवर जी आप ऐसे ही बाहर चले गए थे, नाश्ता कर लीजिए, मैंने बनाया हुआ है। रश्मिका घर में सभी का ख्याल रखती थी। उसने ही मुकुल को खाने को दिया, जबकि मुकुल की पत्नी बस रील्स बनाने में बिजी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब इस घटना को लगभग 4 से 5 दिन बीत चुके थे। आज भी तारा अपने घर के सोफे पर बैठी हुई फोन चला रही थी। तारा, मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ, अपने पाँव ऊपर कर लो। अच्छा तारा, ऐसा भी क्या देख रही है जो तेरी नजर बस इस फोन की स्क्रीन पर ही जमी हुई है? मैं ऑनलाइन सामान देख रही हूँ। फिर सामान? अभी तो हमने शॉपिंग की थी तारा बहू, अब ये फोन रख दे और रश्मिका के साथ कोई घर का काम देख ले। बस करो माँ जी, चुप हो जाओ। अच्छा ये देखकर बताओ कि ये ड्रेस कैसी लग रही है, ये मंगवा लूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तू 15,000 की ड्रेस लेकर आई है, अब कुछ नहीं मंगवाने दूंगी। आपसे पूछ भी कौन रहा है, आप तो बस यही बोलती हो। तारा ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई, जहां जाकर उसने फिर से कई चीजें ऑर्डर कर दी और उसके बाद वो सो गई। ऐसे ही 2-4 दिन और बीते और आज के दिन। चलो पूजा तो हो गई, अब जल्दी से सफाई करके सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। रश्मिका ने सुबह सुबह पूजा करके बस सफाई के लिए झाड़ू ही उठाया था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, सुबह सुबह कौन है? आ रही हूँ। रश्मिका दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि वहां पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। रश्मिका ने उससे पार्सल ले लिया और ये जरूर तारा का ही पार्सल होगा जो वो उस दिन बुक कर रही थी। रश्मिका ने वो पार्सल लेकर टेबल पर रख दिया और फिर उसने सफाई कर दी। कुछ ही देर में सभी घर वाले जाग गए और फिर वो सबका नाश्ता बनाने लगी। फिर से दरवाजे की घंटी बजी। अब कौन है? आई। अरे एक और पार्सल। रश्मिका ने वो पार्सल भी पहले वाले के पास ही रख दिया। ऐसे ही कुछ देर बाद जब वो छत पर कपड़े सुखाने गई तब तक एक और पार्सल आ गया और उसे लेना पड़ा। ऐसे ही करते करते 5 पार्सल आए और 5 के आने के बाद तारा जागी। गुड मॉर्निंग। अरे मेरे पार्सल आ गए, वाह, अब तो मैं रील बनाऊंगी। तारा ने रश्मिका को शुक्रिया भी नहीं कहा और वो रील बनाने को अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही सब जारी था और आज के दिन रश्मिका, गंगा और तारा तीनों एक गांव के बाजार जा रही थी। तारा, ये 1 पीस ड्रेस पहनकर वहां मत जाओ, इस जगह का माहौल ऐसा नहीं है। वो गांव में लगने वाला बाजार है और हम तो बस सस्ते की वजह से जा रहे हैं। चुप रहो, मैं वहां रील बनाऊंगी और ऐसे ही जाऊंगी। रश्मिका बहू, इसे मत समझा, इसे चलने दे ऐसे ही। चलो अब जल्दी, नहीं तो बस निकल जाएगी। गंगा के बोलने पर दोनों बहुएं उसके साथ चल दी। आज वो एक गांव के बाजार जा रही थी जहां सामान सस्ता मिल रहा था। बस से कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गई जहां रश्मिका ने जल्दी जल्दी शॉपिंग करना शुरू किया और तारा रील ही बनाने में बिजी थी। गाइस, आज हम आए हैं इस देहाती से बाजार। बहू, यहाँ ये सब मत कर, जल्दी से शॉपिंग करो और घर चलो। गंगा ने तारा को काफी समझाया लेकिन तारा रील वगैरह बनाने से बाज नहीं आई। अंत में ये हुआ कि रश्मिका और गंगा जल्दी शॉपिंग करके बस से घर आ गईं, जबकि तारा रील बनाते बनाते बाजार में ही रह गई। और ऐसे ही कुछ देर बाद हैं, माँ जी और रश्मिका भाभी कहाँ गई? कपड़े तो देखो जरा, इसकी शॉपिंग करने आई है या लड़के पटाने? इस पर ध्यान ही मत दो। सभी बाजार की औरतें तारा पर कमेंट करने लगीं तो वहीं आसपास के लड़के उसे छेड़ने लगे। अब तारा को एहसास हो रहा था कि उसकी भाभी और सास क्यों उससे मना कर रही थी। तारा ने काफी देर से उन्हें झेला और फिर काफी देर बाद मुकुल उसे वहां लेने पहुंचा जहां से तारा घर आई। मुझे माफ कर दो माँ जी और रश्मिका भाभी, मुझे आपकी बात को मान लेना चाहिए था, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तारा को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। आज की घटना से उसकी आंखें खुल गई थी, जिसके बाद फिर कभी तारा ने फिजूल कामों और फिजूल खर्ची को महत्व नहीं दिया और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।